वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इसी लेक्चर में हिस्ट्री की पीवाई क्यों करेंगे। डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी करे करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगांव या फिर कानपुर। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेलगांव। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलग्राम अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1930। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेलग्राम अधिवेशन 1924। इसमें क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको कुछ नाम दिए गए और सूची 2 में कुछ जगह दी गई है, तो आपको बताना है किससे क्या रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो रामगढ़ हो जाएगा 1940। सरोजनी नायडू की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे कानपुर 1924 बिल्कुल सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो अमृतसर 1919 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो मुंबई 1934। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताओगे ये सब इनके क्या स्थान है जिससे हमें मिलान हमने किया है। ये सब आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मिलान की तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर रामगढ़। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ जो था वहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सूची 1 में आपको कुछ नाम दिए गए और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे स्थान किस चीज से रिलेटेड है, और हम यहाँ पे मेन जो है मिलान करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी। तो यहाँ पे इनका से यहाँ पे हो जाएगा मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनका नासिक का हो जाएगा। और सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कौन था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, GK गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन मन गण जो था वो पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन था 1911 का। इस अवसर पर सबसे पहले जन मन गण हमारा जो राष्ट्रीय गाना वो गाया गया था। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? मतलब बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था इस अधिवेशन में, तो वो अंतिम अधिवेशन पूछा है कौन सा जाएगा? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 का था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अंतिम बार। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो अब बात करते हैं, ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने जो है 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक या फिर लाला लाजपत राय? तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, तो ये जो थे उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, ये उदारवादी में आ जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया था, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे। निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किसको माना था राजनीतिक गुरु? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, मेजिनी। मेजिनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मतलब मीडिएटर बीच का नहीं था, ठीक है, मध्यम मार्गी। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यम मार्गी नहीं थे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, जो स्वदेशी अपनाते थे? तो अरविंद घोष यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरविंद घोष एक ऐसे नेता थे जो स्वदेशी के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो है जाना जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो भारतीय शांति का जनक किसने कहा है बाल गंगाधर तिलक को? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेलेंटाइन शिरोर ने जो है भारतीय अशांति का जनक कहा है बाल गंगाधर तिलक को। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, कथन और कायन का क्वेश्चन है। कथन ए क्या कहता है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, और कायन क्या कहता है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। मतलब बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में उपयोग किया था, ठीक। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व मनाया जाता है उसको जो श्री गणेश था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? रामदास, शिवाजी, महादेव गोविंद रानडे या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? मतलब जब बाल गंगाधर तिलक का देहांत हुआ था तो कौन सा मुसलमान था जिसने उनकी अर्थी उठाई थी? तो यहाँ पर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर जाएगा ऑप्शन है, शौकत अली ने इनकी अर्थी उठाई थी। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, तो किसने अभिनव भारत का जो है गठन किया था ये पूछा है। तो अभिनव भारत का गठन किया था वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिनव भारत से कौन इनमें से संबंधित था? वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बाल गंगाधर तिलक या फिर एस.सी. बोस? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया क्रांतिकारियों को एक गुप्त समाज था अभिनव भारत, उसका गठन वी.डी. सावरकर ने किया था, तो यहाँ पे वी.डी. सावरकर इससे संबंधित हो जाएंगे अभिनव भारत से।
अगले प्रश्न को देखते हैं। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे संगठित किया गया था पूछा है, तो यह महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को, जो मित्र मेला संघ था, इसको जो शुरू किया था वो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, मतलब कि वीर सावरकर ने। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था युगांतर पार्टी का नेतृत्व? तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह कौन थे जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो यहाँ पे पी मित्र, यहाँ पे भी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बरिंद घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो बरिंद घोष की अगर बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के तहत दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस लेक्चर का जो है आज लास्ट प्रश्न होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने यह किया था। तो आज का लेक्चर हो जाता है हमारा यहीं पर समाप्त। और अगर आप एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, पीसीएस आरओ बीओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। ज़्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर भी ये नंबर दिख रहे हैं, इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर ने मेंटरशिप बैच लॉन्च किया है मात्र 499 में। तो आप मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करके आप पीसीएस के लिए आपको कितना पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपको डेली टारगेट मिलेंगे, ये सब बताया जाएगा। और ज्ञान सर आपको जो है गाइड करेंगे। और क्योंकि गाइडेंस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। कौन सा? हमारी 2 ऐप है, ठीक है। एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नेम से है और एक है हमारा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। इसमें आपको एक जो मेंटरशिप बैच है वहाँ पे मिल जाएगा। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या है? ज्ञान सर डिस्काउंट। और आप ये बैच परचेज कर सकते हो, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो।